बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चे को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और ये जो हमारा चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और इस चैप्टर की हमारी आज की लास्ट क्लास है, यानी कि इस क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। फिर आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट में बता दीजिए। और क्या आप लोगों को जो पीछे की जितनी भी टॉपिक है आप लोगों की तैयार हो चुकी है, हाँ या ना? ये भी मुझे आपके आंसर चाहिए। ओके, ठीक है। तो बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश श्वसन के बारे में, जिसको हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। देखो, एक तो होता है रेस्पिरेशन और एक होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो आज की टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश श्वसन के बारे में, कि ये प्रकाश श्वसन या फोटो रिस्पिरेशन होता क्या है, साथ साथ प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट प्रभावित करने वाले कारक को। ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ये दो टॉपिक हमारी इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। अगर ये दो टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं तो ये चैप्टर जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास हम स्टार्ट करें। और एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्लास आपकी स्टार्ट हो या फिर नहीं। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रकाश श्वसन की। किसकी? आज की टॉपिक ही हमारी क्या है? प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन है। प्रकाश श्वसन को कहा जाता है फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन। प्रकाश श्वसन को हम क्या कहते हैं? फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, यानी प्रकाश श्वसन। देखो, हमने ये तो सुना है भाई कि श्वसन है ना, श्वसन हमने सुना है सांस लेना, ये भी हमें पता है। हमने प्रकाश संश्लेषण भी देखा, अभी तक हमने यही देखा कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो रही। अब ये प्रकाश श्वसन क्या होता है, यानी कि फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है, और हम फोटो रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? देखो, तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है ना। क्या बोला जा रहा है बेटा, कि अगर मान लो ये सूर्य जी है, ये हमारे सूर्य जी है भाई, सबसे ज्यादा अगर हमें ऊर्जा का स्रोत है ना, हमें ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये कौन दे रहा है बेटा? सन दे रहा है। सन दे रहा है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती, यानी कि मानो ये इनसे जो लाइट आएगी, ये जो प्रकाश बहुत ज्यादा टेम्परेचर आया, माना बात ये एक पौधा है, पौधे का क्या है बच्चे? लीफ है। टॉपिक को थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब ये जो लीफ है, इस लीफ में क्या होती है? इस लीफ में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, तो माना बात क्या बोल रहा है कि देखो, जब प्रकाश तीव्र हो, है ना, तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान पर, लाइट बहुत ज्यादा तीव्र है ना, लाइट जो है वो हाई है, टेम्परेचर भी क्या है बच्चे? हाई है, तो अधिक प्रकाश आएगी। और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है भाई, जब बहुत ज्यादा प्रकाश रहेगा तो टेम्परेचर भी हाई रहेगा, प्रकाश डाउन तो टेम्परेचर भी लो, ये तो आपको पता है। तो अधिक प्रकाश एवं अधिक तापमान के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, यानी जो पत्ती में
इस पत्ती में जो फोटोसिंथेटिक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है तो पादप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ग्रहण करता है। तो माना बात बेटा, ये जो प्लांट है, ये जो पादप है, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या कि ऑक्सीजन गैस को, है ना, O2 को बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने लगता है। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने लगता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश श्वसन। क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि अधिक तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है तथा पादप में ऑक्सीजन ग्रहण करना, ठीक है, पादप O2 की अधिक मात्रा ग्रहण करता है, जिसे प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया C3 पादपों के हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा पराक्षी कोशिकाओं में होती है। और ये जो क्रिया हो रही, ध्यान देना, प्रकाशीय श्वसन जो होता है वो किसमें होगा? सिर्फ C3 पादप में। प्रकाशीय श्वसन की क्रिया C3 पादप में होगी, ना कि C4 पादप में। ओके, चलो ठीक है। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? कि तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान पर, ठीक, क्या लिखोगे? प्रकाश श्वसन की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। ओके, ठीक है। क्या लिखोगे? तीव्र प्रकाश एवं एवं अधिक तापमान से, अधिक तापमान, ठीक है, से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। क्रिया बाधित हो जाती है तथा पादप, ठीक है, तथा पादप O2 की अधिक मात्रा, O2 की अधिक मात्रा ग्रहण करने लगता है, ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। इसे प्रकाश श्वसन, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन, यानी कि फोटो रिस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? प्रकाश श्वसन या फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ किस में होगा? ये सिर्फ होगा C3 पादप में, ठीक है। किसमें? C3 पादप में। ओके, तो क्या है भाई कि तीव्र प्रकाश एवं अधिक तापमान से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है, ठीक है। तथा पादप जो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ग्रहण करता है, नहीं, जो प्लांट होंगे वो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अधिक क्या करने लगते हैं? ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। तो अधिक मात्रा में क्या करने लगेगा? ये ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है। और जब ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है तो इसी हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन या फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और यह क्रिया C3 पादपों के हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा पराक्षीसोम कोशिकाओं में होती है, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे? यह क्रिया
यह क्रिया C3 पादपों के हरित लवक, ठीक है, C3 पादपों के हरित लवक माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया एवं पराक्सीसोम कोशिकांगों में, ठीक है, पराक्सीसोम कोशिकांगों में होती है। कहाँ होगी? पराक्सीसोम जो कोशिकांग होते हैं तो पराक्सीसोम कोशिकांगों में होती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होगी, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रकाश श्वसन। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, और तब क्या होगी? जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो जो मेथड है वो रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो जो प्लांट होंगे वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगेंगे, और इसी क्रिया को हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, और ये किसमें होता है? C3 पादप के माइटोकांड्रिया में, पराक्सीसोम में और हरित लवक में ये क्रियाएं संपन्न होती है। ओके, अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगली हेडिंग जो हमारी बच्चे वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फटाफट सभी बच्चे नोट कर लो, फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर हमारी क्लास क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित, में साइड हो जा रही है तब तक आप नोट करिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो जैसे हो गया प्रकाश, हो गया है ना, प्रकाश की तीव्रता हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, दो चीज होते हैं। एक होता है बेटा बाह्य कारक, एक क्या होता है? बाह्य कारक। दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक के अंतर्गत आपके प्रकाश आ जाते हैं, टेम्परेचर आ जाते हैं, है ना, रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं, ये सभी बाह्य कारक हो जाते हैं। ठीक है, आंतरिक कारक में आपके पौडहरिम हो जाते हैं, जीव द्रव्य हो जाता है, भोज्य पदार्थों का संचय, पत्ती की आंतरिक संरचना, ये सभी आपके आंतरिक कारक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। यही चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो फोटो रिस्पिरेशन है, सॉरी फोटोसिंथेटिक की जो विधि है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने कारक आते हैं? दो आते हैं। कौन कौन से? थोड़ा सा उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है उसको ये प्रभावित करते हैं। ओके, चलो देखो,
तो हमने क्या बोला बेटा कि जो प्रकाश संश्लेषण इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला क्या है, पहला जो है, पहले को हम कहते हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक है पहला। दूसरा है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। तो प्रकाश संश्लेषण को अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण को दो कारक इफेक्ट करते हैं, एक होता है बाह्य कारक और एक होता है भीतरी कारक, है ना। एक होता है बाह्य और एक होता है भीतरी। बाह्य कारक में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, प्रकाश, ताप, ऑक्सीजन, रासायनिक पदार्थ। तो इसमें हम एक एक चीज को नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन से कारक इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, देखो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ओके, चलो देखो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इन्हें इफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रभावित करने वाले कारक में तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, क्या, CO2 की, CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता। ये जो CO2 की सांद्रता है ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रकाश है। ये प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। ताप भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। रासायनिक पदार्थ, ये जो रासायनिक पदार्थ होंगे ये रासायनिक पदार्थ भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है ना, जो O2 होगा, ये O2 भी क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का कार्य करेगा। ठीक है। अब अगर आंतरिक कारक की बात करें तो पर्णहरिम, जीवद्रव्य और भोज्य पदार्थों का संचय पत्ती की आंतरिक संरचना है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, इनके अंदर हमारा आएगा पर्णहरिम, पर्णहरिम आएगा, है ना। भोज्य पदार्थों का संचय, भोज्य पदार्थों का संचय, ओके। और भोज्य पदार्थों के संचय के साथ साथ जीवद्रव्य क्या आएगा, जीवद्रव्य आएगा। और जीवद्रव्य के साथ साथ पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना। ये सभी आपके क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी देखो अब एक चीज आप सोचोगे कि मैम कैसे प्रभावित कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए भाई प्रकाश भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, रासायनिक पदार्थ भी चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पर्णहरिम भी चाहिए। ठीक, तो ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, देखो हर एक जितना हमें हमारे बॉडी में पदार्थों का लाभ होता है उतनी हानि होती है। कुछ जो पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ओके, तो ये सभी जितना जो हमारे लिए लाभदायक है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भाई जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, जितनी मात्रा में जितनी उसकी मात्रा चाहिए, अगर वो मात्रा से अधिक होगा तो हमें क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे अगर हमें भूख 2 रोटी की है, हमें भूख लगी है, भूख हमें 2 रोटी की है ना, हमारा 2 रोटी अगर हम खाते हैं नॉर्मल तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन हम खा ले 4 रोटी, भूख 2 रोटी की है, खा ले 4 रोटी, तो हमें क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव गलत प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह पौधे में भी प्रकाश की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ना, पर्णहरिम की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर इनकी मात्रा से ज्यादा हुआ,
अगर ये मात्रा से ज्यादा हुआ तो ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे, प्रभावित, यानी कि अपने प्रभाव को दर्शाएंगे। तो यही होते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक में कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, टेम्परेचर और रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन, और आंतरिक कारक में पत्ती की संरचना, जीवद्रव्य, पर्णहरिम और भोज्य पदार्थों का संचय, ये सभी क्या होते हैं, कारक होते हैं। ओके ओके, तो बस एक एक करके हमें सभी का पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई कि एकदम आपको एक्सप्लेन करने होते हैं कि जो एक कारक है तो कौन कौन से कारक हैं, इनसे हम कैसे करेंगे, कैसे हमें इसका मिल सके। ठीक है, तो इन सभी का डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। तो हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाश। तो सभी बच्चे हेडिंग डालो, प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। ये जो लाइट है, क्योंकि भाई फोटोसिंथेटिक की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इतनी बात हमें पता है कि लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये उसकी गति को, है ना, उसकी क्रिया को ये रोक रहा है ना, बाधित कर रहा है या उसको प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। ओके, तो क्या लिखोगे बेटा, यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रकाश, 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 प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला, ठीक है, करने वाला एक महत्वपूर्ण, एक महत्व, एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं की समझने की जरूरत है। तो पहला क्या होता है बेटा, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश की तीव्रता। क्या डालोगे, प्रकाश की तीव्रता। कि अगर लाइट की तीव्रता ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा लाइट तीव्र मात्रा में, तीव्रता का मतलब तेजी से, अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्रातः काल प्रकाश की तीव्रता कम होती है। देखो जब रात होती है, ठीक है, रात हुई, रात के टाइम क्या हुआ, सूर्य उगा, तो उस टाइम जो लाइट की तीव्रता होती है बेटा वो कम होती है। ठीक है, तो प्रातः काल क्या लिखोगे इसमें। ठीक है, देखो जब हम सुबह का टाइम देखते हैं, है ना, जब प्रातः काल होता है, तो प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश, है ना, प्रातः काल प्रकाश की तीव्रता कम होती है, और इस स्थिति में आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड यौगीकरण की दर के बीच, इस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और आपतित किरण के बीच में, ठीक है, इस प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगीकरण की दर के बीच में एक रेखीय संबंध होता है, और प्रकाश की तीव्रता उच्च होने पर इस दर में कोई भी वृद्धि नहीं होती। यानी कि क्या होता है, इस बात को समझो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब सुबह का टाइम होता है तो प्रातः काल में प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ओके, और इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपतित किरण है, जो आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड यौगीकरण के दर के बीच में एक रेखीय संबंध होता है। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर इस दर में कोई भी वृद्धि नहीं होती। जब इस दर में कोई भी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रातः काल प्रकाश की तीव्रता कम होती है।
प्रकाश की तीव्रता तीव्रता कम होती है। प्रातःकाल प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ओके, ठीक है। प्रातःकाल प्रकाश की तीव्रता क्या होती है बच्चे? कम होती है। और इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में आपतित किरण आपतित किरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो आपतित किरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के यौगीकरण यौगिकीकरण दर के बीच में दर के बीच में एक एक रेखी संबंध होता है। एक रेखी संबंध होता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर भी अधिक होने पर दर में दर में कोई भी वृद्धि नहीं होती। दर में वृद्धि नहीं होती। बेटा जब दर में वृद्धि नहीं होती है तो इनमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। क्या होगी? ये जो फोटोसिंथेटिक वाला रिएक्शन है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, वो नहीं होगी। तो प्रकाश की तीव्रता में हमने क्या देखा कि प्रातः काल प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ये नॉर्मल सी बात है भाई, कि जब सुबह का टाइम होता है तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? डाउन होती है, यानी कि कम होती है। ओके, और इस स्थिति में आपतित किरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण दर के बीच में एक रेखीय संबंध होता है और प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर दर में वृद्धि नहीं होती। ओके, क्लियर बेटा? ओके, तो ये हो गया। सेकेंड है, सभी बच्चे नोट करो, सभी बच्चे नोट करो। फिर इसके बाद आता है बेटा प्रकाश की अवधि। प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए प्रकाश की अवधि भी जरूरी है, यानी कि लगभग लगभग 10 से 12 घंटे के लिए प्रॉपर तरीके से पौधे को प्रकाश चाहिए। 10 से 12 घंटे प्रॉपर तरीके से क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश की अवधि। हेडिंग क्या डालोगे? प्रकाश की अवधि, ठीक है। प्रकाश की अवधि क्या लिखोगे? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 से 12 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए संश्लेषण तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 से 12 घंटे प्रकाश की प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है।
यानी कि अगर एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए, प्रकाश पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करनी है ना प्रॉपर तरीके से, तो लगभग 10 से 12 घंटे कंटिन्यू प्रकाश चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई जब सर्दी का टाइम आता है, जब सर्दी का टाइम होता है तो क्या प्रॉपर तरीके से 10 से 12, गर्मी का टाइम है तो ठीक है ना, जब गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में भाई ठीक है कि सुबह होते ही ना 6 बज गया, 7 बज गई, कड़ी धूप निकल गई। लेकिन जब सर्दी का टाइम है, और इस टाइम ये कौन सा टाइम हमारा चल रहा है, सर्दी वाला स्टार्ट हो गई है, तो अभी तो ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन जब हम जाएंगे जनवरी में, है ना, जनवरी में दिसंबर में जाएंगे, और दिसंबर भी कुछ ठीक है, लेकिन जब हम बीच में जनवरी में जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, पूरे दिन भर कोहरा भी रहेगा, है ना, या तो कभी बारिश हो रही है, कभी ना बदरी का मौसम होता है, बारिश हो रही है, तो प्रकाश मिला ही नहीं। तो ये सभी जो ये ना, ये सब प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करने के लिए लगभग लगभग 10 से 12 घंटे क्या चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है। अगर मानो एक पौधे को 10 से 12 घंटे प्रकाश मिल रहा है तो ठीक है, अब 10 से 12 घंटे प्रकाश नहीं मिलेगा, तब जाके वहां पे क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, दिक्कत होगी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे ये दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा, CO2 की सांद्रता, ये तो हम भी बाह्य कारक पढ़ रहे हैं ना, अभी आंतरिक कारक बाकी है। अगला क्या होता है, CO2 की सांद्रता, या हमें कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, इस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सांद्रता का मतलब क्या होता है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा का मतलब क्या होगा, ये जो CO2 है और इस CO2 की मात्रा का मतलब क्या होगा, कोई बच्चा, एनीवन, कोई भी बच्चा बता सकता है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हम देखें तो हमारे वायुमंडल में बहुत कम है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम यानी कि 0.05%, ठीक है, वृद्धि हो जाती है के कारण CO2 के यौगीकरण के दर में, ठीक है, दर में वृद्धि हो सकती है, परंतु इससे अधिक मात्रा में हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। देखो CO2 की सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम है और 0.05% वृद्धि के हो जाते, ठीक है, वृद्धि हो जाने के कारण CO2 की यौगीकरण दर में वृद्धि हो सकती है। जब CO2 की यौगीकरण दर में वृद्धि हो जाएगी तो ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आएंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है, जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, CO2 की सांद्रता में लिखोगे बेटा कि CO2 की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, ठीक है, सांद्रता बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की दर कम बढ़ जाती है। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, ठीक है, CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, ठीक है, क्या करने पे, बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो दर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण के प्रायोगिक दर्शन में जल में कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, है ना। ओके, अब अगला क्या आता है बेटा, अगला होता है टेम्परेचर, यानी कि ताप होता है।
ठीक है, अगला क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि ताप। तो अगली हेडिंग क्या लिखोगे, ताप। अगली हेडिंग क्या है, ताप। टेम्परेचर, अब ये ताप क्या है कि टेम्परेचर क्या है। देखो टेम्परेचर में क्या होगा कि फोटो सिस्टम के लिए कई पौधों में इष्टतम ताप उनके अनुकूल आवास पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, यानी कि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। तत्पश्चात उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, 10 से क्या लिखोगे, 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाती है। ठीक है, तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। ठीक है, तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, दर होगा, यानी कि जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तत्पश्चात उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, तत्पश्चात क्या होगा, तत्पश्चात ठीक है, तत्पश्चात उच्च ताप पर एंजाइम विकृत होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो दर में क्या हो जाएगी, कमी, है ना। यानी कि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, ठीक है, और तत्पश्चात क्या होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा ना, उच्च ताप जब हाई होगा, तो जब उच्च ताप हाई होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक, अब अगला क्या आता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सीजन भी होता है, ये क्या होता है, बाह्य कारक होता है। तो अगली हेडिंग क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में ऑक्सीजन भी है। क्या है, ऑक्सीजन भी है। अब ये ऑक्सीजन कैसे प्रभावित कर रहा है, ये ऑक्सीजन ना, वो टू ये कैसे प्रभावित कर रहा है। तो देखो ऑक्सीजन कैसे प्रभावित कर रहा है, कर क्या रहा है बेटा, ये कि प्रकाश संश्लेषण, है ना। C3 पादपों में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। C3 पादपों में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। क्या लिखोगे, C3 पादपों में, किसमें, C3 पादपों में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की
संश्लेषण की दर को कम कर देती है। कम कर देती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी है ना, जो उसकी रेट होगी, उसको क्या कर देगी, कम कर देती है। ठीक है, इसके साथ इसी में आता है रासायनिक पदार्थ। क्या आता है, इसी में आता है रासायनिक पदार्थ। क्या, रासायनिक पदार्थ। ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये प्रकाश संश्लेषण को कैसे करेगा, तो खनिज लवणों की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, खनिज लवणों की कमी से, किससे, खनिज लवणों के कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि खनिज लवण की कमी होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। तो खनिज लवण की अगर कमी हुई, अगर पादप में खनिज लवण की कमी हुई, जैसे ही खनिज लवण की कमी होगी, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होगी है ना, जो दर होगी, वो दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण का जो रेट होगा, यानी जो दर होगा, वो दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, ठीक, क्लियर। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये चीजें, ऑक्सीजन क्या है भाई, C3 पादपों में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। और रासायनिक पदार्थ में अगर खनिज लवण की कमी हुई, जैसे ही खनिज लवण की कमी होगी, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी, वो दर में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करो भाई। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम अभी क्लास नहीं चलेगी, हम लोग आंतरिक कारक के एकदम लास्ट में पहुंच ही गए हैं ना, तो आपने घबराने नहीं है। ओके, हो गया सभी का। हेडिंग डालेंगे बेटा आंतरिक कारक, और आंतरिक कारक में हम डालेंगे पर्णहरिम को। तो हेडिंग क्या डालोगे, आंतरिक कारक। और आंतरिक कारक में हम किसको डालेंगे, पर्णहरिम को। पर्णहरिम को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये पर्णहरिम क्या है, ये पर्णहरिम से क्या होगा, क्या दिक्कत हो जाती है भाई पर्णहरिम से, देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर पर्णहरिम की मात्रा के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण की दर ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर्णहरिम की मात्रा के साथ साथ बढ़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर
पड़हरिम की पड़हरिम की मात्रा के साथ मात्रा के साथ बढ़ती है। ठीक है, मात्रा के साथ क्या करती है, बढ़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर पड़हरिम की मात्रा के साथ क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है जीव द्रव्य। इसी में इसको प्रभावित करने वाला जो कार्य आता है वो क्या आता है, जीव द्रव्य, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को ही हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है, इस कारक में जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य की क्या भूमिका है। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे, जीव द्रव्य। ठीक, क्या डालोगे, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्यों कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने ये देखा था कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों आपस में मिलके ही, ये दोनों आपस में बाइंड होके ही, मिल के ही क्या करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म का कार्य क्या है, ये कैसे प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसकी सक्रियता प्रकाश संश्लेषण के दर को प्रभावित करती है और नई पत्तियों में अधिक जीव द्रव्य सक्रियता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसकी सक्रियता प्रकाश संश्लेषण के दर को, ठीक है, संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। ठीक, तो इसकी सक्रियता, ठीक है, तो क्या लिखोगे, जीव द्रव्य की सक्रियता। ठीक, क्या लिखेंगे, जीव द्रव्य की सक्रियता प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की सक्रियता प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, नई पत्तियों में अधिक जीव द्रव्य सक्रियता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, तो नई पत्तियों में, ठीक है, नई पत्तियों में जीव द्रव्य सक्रियता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, नई पत्तियों में जीव द्रव्य सक्रियता के कारण के कारण, ठीक है, किसके कारण, सक्रियता के कारण। तो नई पत्तियों में जीव द्रव्य सक्रियता के कारण, ठीक है, जीव द्रव्य सक्रियता के कारण प्रकाश संश्लेषण की, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की, संश्लेषण की दर अधिक होती है, दर अधिक होती है, जबकि, ठीक है, अधिक होती है, जबकि जबकि पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में ना, जो पुरानी क्या होगी, लीफ होगी,
ना, जो पहले की निकली हुई लीफ होगी, जबकि पुरानी पत्तियों में कम जीवद्रव्य सक्रियता के कारण यह कम होती है। ठीक है, जबकि पुरानी पत्तियों में कम जीवद्रव्य सक्रियता के कारण यह कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है। ओके, तो जीवद्रव्य तथा प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य तथा प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि जीवद्रव्य की सक्रियता प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। यानी कि अगर जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता ज्यादा है, ठीक है, किसकी? अगर प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता ज्यादा है तो सक्रियता ज्यादा होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। लेकिन जब अगर नई पत्तियां, किसी भी पौधे में नई पत्ती, मानो बात यहाँ पे, यहाँ समझो, माना बात बच्चा, ये एक प्लांट है, ओके, इसकी जड़ दिखा दो भाई। ठीक है, ये एक प्लांट है, ओके। अब अगर ये प्लांट है ना, ये पौधा है, और इस पौधे में क्या है? लीफ है। ठीक, क्या लगी हुई है? लीफ लगी हुई। ये जो लीफ पुरानी है, ठीक है, और इसी पौधे में क्या लग जाए? यहाँ पे एक नई लीफ आ जाए, है ना, ये क्या है? न्यू है, ये नई लीफ है, और ये क्या है? पुरानी है। ओके, ठीक है, तो माना बात, ये पुरानी लीफ है, ये लीफ कौन से आई? ये पुरानी है, ये क्या है? पुरानी है। जब ये पुरानी है, ध्यान देना क्या बोला, जब ये लीफ पुरानी है तो इनमें मान लो इनका क्या? ये जीवद्रव्य है, इनका ये क्या है? जीवद्रव्य है। ये जीवद्रव्य अधिक सक्रिय है। जब अधिक सक्रिय है तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा, वो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी, वो दर क्या होगी बच्चे? वो दर को प्रभावित, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो प्रभावित कर देगा। और यहाँ पे एक नई पत्ती निकली है, और वापस से यहाँ पे माना एक पुरानी पत्ती पहले से है। ठीक, अब ये जो नई पत्ती है, इनमें अगर जीवद्रव्य की सक्रियता ज्यादा है, ये नई पत्ती और इस नई पत्ती में अगर प्रकाश जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता ज्यादा है, जब प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता ज्यादा है तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक, क्या? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी, जो क्या होगी? रेट, ये क्या होगी? हाई होगी। ओके, अब यहाँ पे अगर सक्रियता कम है, जो प्रोटोप्लाज्म है, इस अगर वही पुरानी वाली पत्ती में अगर जीवद्रव्य की सक्रियता कम होगी, तो सक्रियता कम होगी तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, समझ आ गया बात? तो हमने यही नोट डाउन किया कि जीवद्रव्य की सक्रियता प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म की सक्रियता होती है, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, नई पत्तियों में जीवद्रव्य सक्रियता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अगर नई पत्ती में जीवद्रव्य की सक्रियता हो गई और सक्रियता अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण का जो रेट होगा वो हाई होगा, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक होगा। और अगर यही पुरानी पत्ती में अगर जीवद्रव्य की सक्रियता कम हो गई है ना, डाउन हो गया, जीवद्रव्य की मात्रा कम होगी, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होगी वो रेट भी क्या हो जाएगी? डाउन होगी। ये सभी होते प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आता है भोज्य पदार्थों का संचय। अब भोज्य पदार्थों के संचय में कैसे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो रहा है, इस चीजों को हम समझते हैं। तो क्या है? भोज्य पदार्थों का संचय। तो अगली हेडिंग, भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का संचय। अब ये जो भोज्य पदार्थों का संचय है, इस भोज्य पदार्थों का संचय का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के मीजोफिल कोशिकाओं में संचय से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संचय का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के मीजोफिल कोशिकाओं में संचय से
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद की, क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद की। अंतिम उत्पाद की, तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के मीजोफिल कोशिकाओं में, मीजोफिल, तो मीजोफिल कोशिकाओं के संचय से, मीजोफिल कोशिकाओं के संचय से, ठीक है, संचय से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है, तो मीजोफिल कोशिकाओं के संचय से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी भोज्य पदार्थों का संचय में या भोज्य पदार्थों के संचय में ये भी क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का कार्य करेगा। ठीक है, भोज्य पदार्थों के संचय में भी ये क्या करेगा कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के मीजोफिल कोशिकाओं के संचय से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और उस क्रिया का जो अंतिम उत्पाद है, और अगर वो अंतिम उत्पाद क्या होगा कि मीजोफिल कोशिकाओं में संचित हो गया, और जैसे ही मीजोफिल कोशिका में संचित होगा तो वहां पे जो प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होगी, जो दर होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। ओके, और इसके अंतर्गत लास्ट आता है पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, लास्ट क्या आता है, पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो क्या आएगा, पत्ती की आंतरिक संरचना। तो अगली हेडिंग, पत्ती की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्ती की आंतरिक संरचना में हम क्या देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब ये पत्ती की संरचना में क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसा कौन सा दिक्कत हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हमारा प्रभावित हो जा रहा है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी क्या ऐसी दिक्कत आ गई भाई, भोजन बनाने का कार्य तो पत्ती कर रहा है। अगर भोजन बनाने, भोजन निर्माण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती, पत्ती में होती है। तो ऐसा क्या रीजन आया, कौन सा कारण आया कि उसको प्रभावित कर दिया, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस क्रिया को ही प्रभावित कर दिया। रीजन क्या है, ऐसा रीजन क्या है, कौन सा रीजन आया। ठीक है, तो पत्ती की आंतरिक संरचना को देखते। देखो, पत्ती में रंध्रों की अधिक संख्या होने पर इनके, ठीक है, अधिक संख्या होने पर और इनके देर तक खुले रहने से कार्बन डाइऑक्साइड का परासरण बढ़ता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। यानी कि बेटा क्या, देखो यहाँ पे इस चीज को समझो कि देखो ये पत्ती है, ये बेटा क्या है, पत्ती है। ओके, इसी पत्ती में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जो लीफ है, ये लीफ ही ऐसी है जो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, इनमें क्रिया होती है। ठीक है, तो पत्ती में रंध्रों की संख्या, ठीक है, अधिक संख्या और इनके देर तक खुले रहने से, यानी कि इनके अंदर इस पत्ती जो होती है, इस पत्ती में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में क्या पाए जाते हैं भाई, इन पत्तियों में रंध्र होते हैं। ये स्टोमेटा हो गया।
तो ये जो स्टोमेटा है, इनके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया चलती रहती है। पत्ती में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के द्वारा ये खुलने और बंद होने की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि ये स्टोमेटा के द्वारा ही जो प्लांट होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो अगर पत्ती में स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है, यानी अगर ये लीफ है और इस लीफ में ये जो स्टोमेटा, माना बात, ये स्टोमेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनमें ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा की अगर क्या हो गई, संख्या ज्यादा है, ध्यान देना, अगर पत्ती में स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है, ठीक है, या और संख्या ज्यादा के साथ साथ ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक खुले रहे, तो स्टोमेटा का कार्य वो बंद होने और खुलने की क्रिया होती रहती है। तो अगर पत्तियों में स्टोमेटा अधिक संख्या में हो और इनके देर तक खुले रहने की वजह से, है ना, और देर तक खुले रहने से कार्बन डाइऑक्साइड का परासरण बढ़ जाता है, यानी कि इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, परासरण बढ़ जाता है। जब परासरण बढ़ जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो घट जाती है। तो क्या लिखोगे कि पत्तियों में, ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, पत्तियों में ठीक है, पत्तियों में, ठीक है, लीफ है तो पत्तियों में रंध्रों की संख्या, रंध्रों की अधिक संख्या, अधिक संख्या और, ठीक है, अधिक संख्या और, ठीक है, पत्तियों में रंध्रों की अधिक संख्या और अधिक संख्या के साथ साथ क्या होगा, अधिक संख्या और देर तक खुले रहने से, तो देर तक खुले रहने से CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परासरण बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, संश्लेषण की दर कम हो जाती है, दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दर क्या होती है, कम हो जाती है। ये सभी होते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अगर पत्तियों में स्टोमेटा लंबे टाइम तक खुला रहेगा, जब लंबे टाइम तक खुला रहेगा तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का परासरण होगा, वो परासरण क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब परासरण बढ़ जाएगा, ठीक है, जब परासरण बढ़ जाएगा तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होगी, यानी जो दर होगी, वो दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ये जो इनकी दर होगी वो दर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो सभी बच्चे नोट करो, तब तक भाई मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, क्लियर, इतनी बात सभी बच्चे को क्लियर भाई। तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में आ गया है। तो ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा वापस से हम रिपीट कर लेते हैं, है ना। हमने अब तक बात देखो क्या किया था, हमने यहाँ पे पहले हमने प्रकाश श्वसन की बात की थी। प्रकाश श्वसन में हमने ये देखा था कि अगर लाइट ज़्यादा है, प्रकाश की तीव्रता अधिक तापमान है
और अधिक तापमान से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है। जब बाधित हो जाती है तो जो पादप होते हैं ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करने लगती है, इसी को हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। और प्रकाश श्वसन होता है C3 पादप में, और C3 पादप के माइट्रोकांडिया में, परागशिशों में और हरित लवक में होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात की, तो इनमें दो कारक, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, प्रकाश, ताप, ये सभी देखा। आंतरिक कारक में पर्णहरित भोज्य पदार्थों का संचय, जीव द्रव्य और पत्ती की आंतरिक संरचना, और एक एक करके हमने हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक बेटा आती है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ये अगर ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना, जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का महत्व क्या होता है, सबसे अच्छा रीजन क्या है, क्या इसका महत्व है। तो अब हम ये देख लेते हैं, और यहीं पे हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है क्योंकि लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है, तो जो भी छुट्टी हुई है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व, है ना। प्रकाश संश्लेषण का महत्व यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसका क्या क्या महत्व है और किन किन चीजों में इनका महत्व है, ठीक है। ये जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इनका क्या महत्व है और ये महत्व किन किन चीजों में ये महत्व मायने रखता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है ये देख लें। ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि आपके भाई एग्जाम में पूछता है कि इसके महत्व को बताओ कि क्या इसके महत्व होते हैं। तो भाई महत्व को बताने के लिए हमें अच्छे से हमारी टॉपिक तो क्लियर होनी चाहिए। जब तक हमारी टॉपिक क्लियर नहीं होगी तब तक हम उसके महत्व को नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, देखो प्रकाश संश्लेषण का महत्व होता है भोजन सामग्री का उत्पादन में, और भोजन सामग्री के उत्पादन के साथ साथ वायुमंडल नियंत्रण एवं शुद्धिकरण में। यानी कि इनमें दो चीजें होता है, मेन दो चीज होता है। दोनों चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों मेन चीजें हैं क्या इसमें, ठीक है। इनमें दो मेन चीजें होती है, दो मेन चीजें कौन कौन से हैं उस चीज का हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ठीक है, दो चीजों में इनका अहम रोल होता है, और वो उन्हीं दो चीज़ों का जो इनका अहम रोल है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, किन किन चीज़ों में इनका अहम रोल होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व होता है उस चीज़ महत्व को समझते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, भोजन सामग्री का उत्पादन। क्या है सबसे पहले, क्या है, भोजन सामग्री का उत्पादन, ठीक। भोजन भोजन सामग्री का उत्पादन, यानी कि भोजन सामग्री में भी ये जो प्रकाश संश्लेषण का महत्व है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो पौधे वो क्या करते हैं, भोजन निर्माण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन निर्माण की क्रिया को करते हैं। साथ साथ बेटा नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल नियंत्रण एवं शुद्धिकरण, ठीक है। वायुमंडल नियंत्रण एवं शुद्धिकरण, तो क्या लिखोगे, वायुमंडल नियंत्रण एवं शुद्धिकरण।
तो ये है प्रकाश संश्लेषण के महत्व, यानी कि देखो प्रकाश संश्लेषण को महत्व को समझे तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के द्वारा ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन निर्माण की क्रिया को शो करते हैं। यानी कि जो ये पेड़ पौधे होंगे वो क्या करेंगे, भोजन निर्माण की क्रिया को शो करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर हम भोजन सामग्री की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इससे वसा एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि देखो बेटा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, पौधे जो क्या करें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ किस में होगी, पौधे में होगी। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में होगी तो पौधों के द्वारा जब ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, पौधे में होती है। जब पौधे में होती है तो देखो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बता इसी से वसा एवं प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट होंगे वो भोजन निर्माण की क्रिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होंगे है ना, ये जो भोजन सामग्री होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, हम सभी को पता है कि कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं, ये पेड़ पौधे भोजन निर्माण की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। पेड़ पौधे के अलावा और कोई नहीं करता है ना, हम मानव नहीं करते। जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है तो इसी से वसा का है ना, वसा का और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। और यही भोजन निर्माण, यही प्रकाश संश्लेषण की नेचर होने की वजह से, इनके अंदर ये गुण होने की वजह से हम पेड़ पौधों को, जो प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं कि जो हमारे प्लांट है वो क्या है, स्वपोषी है। अब क्या है, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण शुद्धिकरण। देखो अगर मानो बात, देखो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बहुत ज्यादा जहरीली होती है। ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत ज्यादा जहरीली है जहरीली। ठीक है, और अगर ये गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहे, तो अगर ये वायुमंडल में उपस्थित रहेगी और ये वायुमंडल में गैस एकत्रित हो जाए, ठीक है, कार्बन डाई गैस वायुमंडल में एकत्रित होने से मनुष्य अन्य जीवों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लगातार प्रयोग में आती है। इसी के साथ साथ हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पादन होता है, ज्यादा लगातार वायुमंडल में मिलती रहती है। यानी कि देखो मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ही ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो रहा है, अगर माना बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बहुत ज्यादा गहरीली गैस है, और ये जो जहरीली गैस है अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, फोटोसिंथेटिक की क्रिया अगर ना हो, तो हम जीवों की क्या हो जाएगी, ये लगातार अगर कंटिन्यू ये अगर हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहे तो हम जीवों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा कंटिन्यू उपयोग में ली जाने की वजह से इनमें जो वायुमंडल हमारा है ये नियंत्रित और शुद्धिकरण भी रहता है, साथ साथ हमें इनके द्वारा ही ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, क्योंकि हमें जीने के लिए है ना, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ओके क्लियर, ठीक है, तो यही पे बेटा जो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यानी कि आप इसमें क्या लिख दोगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं और इनसे ही प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है, और अतः भोजन सामग्री के उत्पादन में इसका अत्यधिक महत्व है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना करें तो जो भोजन सामग्री है ना, जो पौधे भोजन खा रहे हैं या जो हम मानव खा रहे हैं, वो हमें प्राप्त ना हो सके। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल नियंत्रण और शुद्धिकरण में क्या है कि जो ये वायुमंडल में अगर ये बहुत ज़्यादा अगर पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना करें, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेंगे तो कंटिन्यू हमारे वायुमंडल में ये गैसें रहेंगी। जब ये गैसें रहेंगी तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और
बस लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 11th एग्जाम के लिए रखता है, क्योंकि इसमें आपके चक्रीय महाचक्रीय फॉस्फोरिलेशन हो गया, उसके बाद कैल्विन चक्र हो गया, C4 पथ हो गया, है ना, और उसके बाद C3 पादप और C4 पादप में अंतर होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मैं लास्ट में एक बात और कहूँगी कि यानी कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से लेके इसके पीछे के जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर हो चुके, बस 2 चैप्टर आपके नहीं हुए, जिसमें कि क्या है कि खनिज लवण है ना, और वो जो 2 पादपों में परिवहन, खनिज लवण, पादपों में खनिज लवण और परिवहन वाला जो चैप्टर है वो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वो कट गया है। वो आपका, आपने नहीं घबराना है। कुछ बच्चे अगर घबराएंगे मैम होगा कि नहीं होगा, तो वो आपका होगा, उसको आपको घबराने नहीं है। ठीक, तो अब अगली क्लास हमारी होगी पादपों में श्वसन की, कि प्लांट में देखो, हम तो ये तो हमें पता है कि हमें जीने के लिए श्वसन चाहिए, उसी तरह अपने जीवन को जीने के लिए, जैसे हमें अपने जीवन को जीने के लिए श्वसन चाहिए ना, उसी तरह प्लांट भी जीवन को जीने के लिए श्वसन की क्रिया यानी रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। तो कैसे करते हैं ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि पादपों में श्वसन कैसे होता है, और अगर ये पादप में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो कि वो भोजन बना रहे, उस भोजन को भी खाते, तो उस भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं क्लास यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।